हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के असेंबली इलेक्शंस के बारे में। हिंदुस्तान में हर इलेक्शन को, हर चुनाव को एक लोकतंत्र के पर्व की तरह मनाया जाता है। यहाँ पर हर बार वोटर्स को, नागरिकों को मौका मिलता है कि वो अपने मुद्दों को राजनेताओं तक, राजनीतिक पार्टी तक लेकर जाएं, ताकि जो प्रतिनिधि वो चुने वो आगे जाकर विधानसभा में उनकी आवाज़ बने और उनकी लाइफ में डिफरेंस लाए, चेंज लाए, बेटरमेंट लाए। तो 2022 में गुजरात की जनता के पास फिर से चॉइस है कि वो अपने पसंद के नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को सिलेक्ट करें और भेजें यहाँ पर विधानसभा में, ताकि वो उनकी आवाज़ बन सकें। पारंपरिक तौर से देखा जाए तो गुजरात में दो पक्षीय लड़ाई होती है, जहाँ पर एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस है। यहाँ पर कांग्रेस ने स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे गुजरात के, वहाँ पर रूल किया। बाद में हम देखते हैं कि पिछले 27 सालों से बीजेपी का वर्चस्व है। मगर इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और यहाँ पर इसने इस संघर्ष को त्रिपक्षीय बना दिया है, त्रिकोणीय बना दिया है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ पर ये तीनों पार्टियां प्रमुख रूप से देखी जा रही हैं जो इस चुनाव में कुछ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। हम यहाँ पर कांग्रेस के युग को देखेंगे, बीजेपी के वर्चस्व को देखेंगे और बात करेंगे फाइनली क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर कुछ डिफरेंस पैदा कर सकती है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर हम पॉलिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, जहाँ पर हम हर पार्टी की वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, हम जनता के मुद्दों के बारे में बात करेंगे और एज अ वोटर, एज अ नागरिक इंडिया में हमको किस दिशा में सोचना चाहिए ताकि हम एक मजबूत लोकतंत्र खड़ा कर सकें, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की राजनीतिक हिस्ट्री के बारे में। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय में गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। फिर 1950s के एंड में हम देखते हैं कि गुजरात को एक अलग राज्य बनाने की मांग आती है भाषा के आधार पर, और 1960 में गुजरात को एक अलग राज्य बना दिया जाता है। इस तरह गुजरात की स्थापना होती है और 1962 में गुजरात के अंदर पहले इलेक्शन होते हैं, जिस इलेक्शन में सबसे पहले जीतती है कांग्रेस और वो अपने सीएम को नियुक्त करती हैं। जीवन राज नारायण मेहता जी को पहला सीएम बनाया जाता है कांग्रेस का गुजरात में। उसके बाद 1967 के चुनाव में कांग्रेस जीतती है, 72 के चुनाव में कांग्रेस जीतती है जिसमें उसकी 140 सीटें आती हैं। फिर 1975 में पहली बार कांग्रेस की सिर्फ 75 सीटें आती हैं और यहाँ पर हमको उस दौरान दो बार प्रेसिडेंट काल देखने को मिलता है गुजरात के अंदर। और यहाँ पर फिर राजनीतिक उथल पुथल के बीच हम देखते हैं कि जनता दल पहला नॉन कांग्रेसी सीएम बनाते हैं बाबू भाई पटेल जी को। उसके बाद फिर से 1980s में कांग्रेस अपनी वापसी करती है और इसका श्रेय दिया जाता है माधव सिंह सोलंकी जी को, जिन्होंने यहाँ पर खाप नाम की थ्योरी थी। KHAM, के से क्षत्रिय, एच से हरिजन, ए से आदिवासी और एम से मुस्लिम वोट्स। यहाँ पर ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है गुजरात में, माना जाता है कि माधव सिंह सोलंकी जी ने चालू की और इस रणनीति से कांग्रेस ने यहाँ पर 1980 का चुनाव जीता और 1985 में सबसे ज्यादा 149 सीट्स लेके आई थी कांग्रेस। मगर ये राजनीति कांग्रेस पर उल्टी पड़ जाती है 1990 में और यहाँ पर कांग्रेस की सिर्फ 33 सीटें रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पटेल पाटीदार, ब्राह्मण और बनिया वोट यहाँ पर कांग्रेस से चले जाते हैं और वो मिलना चालू हो जाते हैं बीजेपी को और जनता दल को। तो 1990 में जनता दल और बीजेपी अपनी सरकार बनाती है और सीएम नियुक्त होते हैं चीमन भाई पटेल जी। उसके बाद 1995 में बीजेपी स्वतंत्र चुनाव लड़ती है और पहली बार बीजेपी के सीएम बनते हैं केशु भाई पटेल जी। 1995 में बीजेपी को 121 सीटें मिली थी। यहाँ पर बीजेपी के उदय के पीछे भी एक कहानी है, उसको भी हम समझ लेते हैं। माधव सिंह सोलंकी जी की जो खाब नीति थी, जिसके तहत उन्होंने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम वोट को इकट्ठा किया था, उसकी वजह से हमने देखा कि पटेल, बनिया और ब्राह्मण वोट यहाँ पर बीजेपी को मिलना चालू होता है। और उसी समय बीजेपी ने अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को भी स्ट्रांग किया। यहाँ पर बीजेपी ने लगातार मेहनत की और हिंदू वोट्स को भी लेना चालू किया। उस समय गुजरात में कुछ सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे, जिसका फायदा भी यहाँ पर बीजेपी को मिलता है। गुजरात में बहुत सारी यात्राएं निकाली गई, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ने गंगा जल यात्रा निकाली 1983 में, रामजान की धर्म यात्रा निकलती है 1987 में, जो बताई जाती है कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी यात्रा थी जिसमें इतना बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला था। उसके बाद रामशिला पूजन यात्रा निकलती है 1989 में, राम ज्योति यात्रा, विजयादशमी विजय यात्रा निकलती है 1990 में, और फाइनली लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा चालू होती है सोमराज से लेकर अयोध्या तक 1990 में। इन यात्राओं की वजह से हिंदू वोट मोबिलाइज होता है और बीजेपी की पहली सरकार बनती है 1995 में, जिसके बाद आज तक बीजेपी की सरकार नहीं गिरी है गुजरात में। 1998 में केशुभाई पटेल जी फिर से सीएम बनते हैं गुजरात के और स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनको सीएम पद छोड़ना पड़ता है और 7 अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी जी की एंट्री होती है गुजरात में एज अ सीएम। वो सीएम बनते हैं और अपने नेतृत्व में 2002 के चुनाव जिताते हैं, जहां पर बीजेपी को 127 सीटें मिलती हैं।
इस चुनाव से पहले गुजरात में गोधरा कांड हुआ था और कम्युनल राइट्स हुए थे। उन घटनाओं के बाद 2002 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था जिसमें बीजेपी जीतती है। 2007 में बीजेपी जीतती है, 2012 में बीजेपी जीतती है और 2017 में बीजेपी की सीटें गिरती है, मगर फिर भी गुजरात में बीजेपी का वर्चस्व कायम रहता है। 2017 में बीजेपी को 99 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 77 सीटें मिलती हैं। मगर अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो नवंबर 2022 में बीजेपी के पास 110 विधायक हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 60 विधायक हैं। फ्रेंड्स, 2017 का जो चुनाव था वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस समय पाटीदार आंदोलन चल रहा था जिसके नेता थे हार्दिक पटेल जी के नेतृत्व में पाटीदार आंदोलन चला, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ सीटों का। और उसी समय ओबीसी आंदोलन भी चल रहा था जिसका नेतृत्व कर रहे थे अल्पेश ठाकुर जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी जो यहाँ पर दलित चेहरा बनकर सामने आते हैं, ये तीनों नेताओं ने यहाँ पर बीजेपी की सीटों को कम किया। मगर आज के समय की बात करें तो सिर्फ जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में है, हार्दिक पटेल बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद, और अल्पेश ठाकुर भी जिन्होंने पहले कांग्रेस को ज्वाइन करा वो आज बीजेपी में है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि बीजेपी की स्थिति यहाँ पर काफी स्ट्रांग है 2022 में। मगर फ्रेंड्स, 2022 में हम देखते हैं कि एक नई पार्टी की एंट्री होती है, आम आदमी पार्टी की, और उसकी वजह से अब चुनावी समीकरण पूरे चेंज होते हुए दिखते हैं। तो आइए अब हम 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के समीकरण को समझते हैं। इस बार 4 करोड़ 90 लाख एलिजिबल वोटर्स हैं, जहां पर 4,60,000 वोटर्स पहली बार वोट देंगे। 11 लाख से ज्यादा वोटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है पहली बार, जिसमें से 4,60,000 वोटर्स पहली बार वोट देंगे। यहाँ पर पुरुष वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा है और फीमेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है। थर्ड जेंडर के वोटर्स यहाँ पर 1400 के आसपास हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50% वोटर्स की उम्र 40 साल से कम है। लगभग 2 करोड़ 35 लाख वोटर्स की उम्र 40 साल से कम है, और ये एज ग्रुप ही है जो डिसाइड करेगा कि गुजरात में किसकी सत्ता आती है। 30 से 39 साल की उम्र में वोटर्स हमको देखने को मिलते हैं 1 करोड़ 21 लाख, और 20 से 29 साल की उम्र के वोटर हैं यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास। तो फ्रेंड्स, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इस चुनाव में। मगर हमने देखा है कि हर चुनाव में कास्ट पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए गुजरात की कास्ट पॉलिटिक्स को भी समझ लेते हैं और रीजनल वेरिएशंस को भी समझ लेते हैं। गुजरात को हम 5 भागों में बांट सकते हैं: सौराष्ट्र और कच्छ एरिया, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात। सौराष्ट्र एरिया में 48 सीटें हैं, कच्छ एरिया में 6 सीटें हैं, नॉर्थ गुजरात में 32 सीटें, सेंट्रल गुजरात में 61 सीटें और साउथ गुजरात में 35 सीटें। यहाँ पर सौराष्ट्र में पाटीदार कम्युनिटी सबसे डोमिनेंट है। उसके बाद कोली और ठाकुर कम्युनिटी जो ओबीसी के अंदर आती है वो गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में और साउथ गुजरात एरिया में प्रोमिनेंटली काम करती है, और नॉर्थ गुजरात में चौधरी कम्युनिटी काफी प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर ये कास्ट पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो ओबीसी वोट हैं गुजरात में वो लगभग 42% वोट हैं, जिनमें से कोली और ठाकुर के पास 22% वोट हैं और 20% अन ओबीसी के पास हैं। पाटीदार वोट गुजरात में 15% के आसपास हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वोट यहाँ पर 16% हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के वोट यहाँ पर 7% हैं। मुस्लिम वोट यहाँ पर 10% हैं और बाकी 10% अदर कास्ट के वोट हैं, जिसमें हिंदू अपर कास्ट, जैन और बनिए आते हैं। गुजरात चुनाव के अंदर 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर ओबीसी वोट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर जनरल वोट डिसाइड करता है सीटों को। 16 सीटों पर मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। 28 सीटों पर एसटी कम्युनिटी का वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कास्ट कैलकुलेशन को समझते हुए ये बोला जाता है कि अगर आप ओबीसी वोट को और पटेल पाटीदार वोट को एक साथ ले आएं तो लगभग 111 सीटें आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, गुजरात में कास्ट पॉलिटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। पिछले चुनाव के मुकाबले देखा जाए तो बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है यहाँ पर सीटों के मामले में, मगर उसका वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा है। 50% वोट मिले थे उसको 2017 में। कांग्रेस ने भी पिछले चुनाव में काफी अच्छा गेन किया था, जहां पर उसकी सीटें भी बढ़ी थी और उसका वोट परसेंटेज दोनों बढ़े थे। 42% वोट कांग्रेस को मिले थे पिछले चुनाव में। पिछली बार चुनाव में वोटिंग टर्नआउट 69.2% था। यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि बीजेपी की सीटें गिरती जा रही हैं और कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। इसलिए यहाँ पर एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि 2022 में कांग्रेस वापसी कर सकती है। मगर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि हार्दिक पटेल जो कांग्रेस को ज्वाइन किए थे वो बीजेपी में आ गए हैं, अल्पेश ठाकुर भी जो कांग्रेस को ज्वाइन किए थे वो अब बीजेपी में आ गए हैं। तो बीजेपी ने यहाँ पर एक बार फिर से पाटीदार वोट्स और ओबीसी वोट्स को कंसोलिडेट कर लिया है, ऐसा कहना है राजनीतिक विशेषज्ञों का। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब एंट्री होती है आम आदमी पार्टी की, जो यहाँ पर जनता के मुद्दों पर लड़ रही है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जनता के मुद्दे इस वक्त क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मर्स के इश्यूज का। यहाँ पर किसानों को कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, जो उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी उसका मुआवजा उनको अभी तक नहीं मिला है।
जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण करी गई थी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं अहमदाबाद मुंबई हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में किसानों की जमीन ली जाती है, वहां पर भी उनको मुआवजा सही नहीं मिला है और सही रेट पर उनसे भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है। गुजरात ऐसी स्टेट है जहां पर बिजली के दाम सबसे ऊपर हैं, ये भी एक मुद्दा है किसानों के लिए और आम लोगों के लिए। उसके बाद बात आती है बेसिक एजुकेशन की और हेल्थ फैसिलिटीज़ की, जो शहरों में तो काफ़ी अच्छी है, मगर ग्रामीण इलाकों में और दूर दराज के इलाकों में ये फैसिलिटीज़ आज भी अच्छे से नहीं हैं। फिर यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल केस आता है जहाँ पर बिल्किस बानो केस के गुनहगारों को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं हाल ही में मोरबी ब्रिज गिरता है, जहाँ पर एक बार फिर से सरकार को घेरा जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के भी कुछ मुद्दे हैं। लगातार यहाँ पर गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनके अंदर भर्तियां बहुत लेट हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ऊपर है, इन्फ्लेशन की भी मार है, पेट्रोल के रेट, सिलेंडर के रेट और बेसिक सुविधाओं के रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स 27 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी देखी जा रही है। ये सब जनता के मुद्दे हैं फ्रेंड्स। इसको देखते हुए ही 2022 के चुनाव में कौन जीतेगा वो हमको पता चलेगा 8 दिसंबर को। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बीजेपी का जो विकास का मॉडल है उसने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है। उसने गुजरात में अच्छे रोड्स बनाए हैं, पावर अच्छी दी है, वाटर सप्लाई को भी बेहतर किया है, शहरों में एजुकेशन और हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है, और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ और एजुकेशन का काफ़ी वीक है। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर बीजेपी की जो खासियत है वो है उसका संगठन। गुजरात में उनका संगठन काफ़ी स्ट्रांग है, वो लंबे समय से गुजरात में है, लोकल लीडर्स भी उनके काफ़ी पॉपुलर हैं और एक अच्छा खासा वोट बैंक बीजेपी के पास है। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है बीजेपी के साथ मोदी फैक्टर। यहाँ पर मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के भरोसे पर गुजरात की जनता वोट कर रही है पिछले कुछ सालों से, और इस बार चुनाव में भी हम देखते हैं कि मोदी जी प्रचार कर रहे हैं और मोदी जी के विश्वास पर लोग वोट कर सकते हैं। गुजरात को बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की लेबोरेटरी माना जाता था और गुजरात में आज भी हिंदुत्व कार्ड काफी स्ट्रांग है। उस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पर जो बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी है उसको हमने देखा है कि हर चुनाव में वो अपना पूरा दमखम झोंक देते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर वोट्स कन्वर्ट होते हैं बीजेपी के फेवर में। फिर उसके बाद हम देखते हैं आम आदमी पार्टी, जिसने यहाँ पर वेलफेयर गारंटी देने की बात करी। 300 यूनिट बिजली पर महीने फ्री देने की बात की गई है, 3,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने की बात की है। उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने यह बात भी कही कि वो गवर्नमेंट कर्मचारियों की पेंशन को फिर से बहाल करेगी। मगर यहाँ पर आपके साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है, पार्टी स्ट्रक्चर है, वो लोकल लेवल पर इतना स्ट्रांग नहीं है। आपने यहाँ पर अपने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं ईशुदान गढ़वी जी को, क्या उनके नाम पर पूरा गुजरात वोट डालेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने जो कुछ गेन किया था 2017 में वो लूज करता हुआ दिखती है 2022 में। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, मगर उसका पार्टी संगठन यहाँ पर गुजरात में है और उसको यहाँ पर काफ़ी गेन हो सकता है, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई में इंडिया के अंदर देखा गया है कि कौन सी पार्टी को कहां गेन हो जाए ये कहना कठिन होता है, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉलो होता है, जिसका यह मतलब होता है कि जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट ले आए उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज मायने नहीं रखता है, यानी कि अगर 3 पार्टियां हैं और एक पार्टी 35% वोट लेकर आती है और दूसरी 2 पार्टीज अगर 32-32% वोट भी लेकर आएंगी तो वो हार जाएंगी। भले यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट के पास देखा जाए तो सिर्फ 35% वोट है और मेजोरिटी वोट उसके खिलाफ पड़े हैं, मगर फिर भी वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो त्रिकोणीय लड़ाई में ऐसा देखने को मिलता है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस त्रिकोणीय लड़ाई का फायदा बीजेपी को ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उतना गेन नहीं कर पाएगी जितना यहाँ पर वो लूज कर देगी, क्योंकि लड़ाई हो गई है अब त्रिकोणीय। गुजरात का चुनाव कौन जीतेगा ये तो हमको 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। गुजरात का चुनाव 2 फेजों में किया जा रहा है। पहला फेज 1 दिसंबर को है और दूसरा फेज 5 दिसंबर को है। यहाँ पर जो कोई भी गुजरात के वोटर्स हैं उनसे यही अपील रहेगी कि वो अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। फ्रेंड्स, एज अ वोटर यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई चुनाव आए तो हम यहाँ पर लोकल लीडर्स पर फोकस करें, अपने लोकल इश्यूज पर फोकस करें, ना कि नेशनल इश्यूज पर फोकस करें। यहाँ पर चुनाव में देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दों को उठाती हैं राज्यों के चुनाव में, जो कहीं ना कहीं वोटर को यहाँ पर गुमराह करता है। इसलिए यहाँ पर वोटर का समझदार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वोटर जिस एमएलए को चुनता है वो एमएलए ही उनको रिप्रेजेंट करता है विधानसभा में, वही उनके मुद्दे को उठा सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वोटर्स यहाँ पर अपने एमएलए से कनेक्शन स्थापित करें, उनसे अपनी बात करें और यहाँ पर उनसे अश्योरेंस लें कि वो एमएलए उनके लिए काम करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, लोकतंत्र का मतलब यही है कि आप अपने नेता को डायरेक्टली जानें। एक बार ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के चुनाव पर भारी पड़ जाते हैं। यहाँ पर वोटिंग करते समय वोटर्स को राष्ट्रीय मुद्दे, राज्य के मुद्दे और अपने लोकल मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोट डालना चाहिए, तभी वो एक अच्छी सरकार चुन पाएंगे अपने राज्य में।
यहाँ पर गुजरात की जंग कौन जीतेगा इसका पता तो हमको 8 दिसंबर को ही पता चलेगा और उसका सबको इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी गुजरात इलेक्शन 2022 की। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।